ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, लेकिन कोई तो चीज़ ऐसी है जो मेरे घर में मूव करती है और मैं जब भी घर आता हूँ तो मेरा सारा सामान बिखरा होता है। मेरे ख्याल से ये मेरे पड़ोसी का काम हो सकता है। ये बुढ़ा शायद लोगों को डराता है। राज मैं पता करके रहूँगा। ऐसा करो कि तुम शॉप पे आए हो सिर्फ एक कैमरा लेने के लिए। शॉपकीपर पोलाइटली बोलता है कि ये तो फ्री है और ये काम भी करता है, लेकिन सेलर वो एक वार्निंग देता है कि कैमरे के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है या नहीं वो तो तेरी चॉइस है। नॉर्मल से कैमरे से क्या ही डेंजर हो सकता है। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, बिना कुछ लिए वहां से चला जाऊंगा, लेकिन मोस्टली लोग फ्री चीजों के ऊपर मरते हैं। कोई फ्री चीज देता है तो वो चुपचाप ले लेते हैं। ये लोग कभी सोचते भी नहीं है कि इनकी एंडिंग कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग होगी। तो ये महावा हॉरर और साइकोलॉजिकल चीजों से भरी पड़ी है। ये हर चैप्टर के अंदर काफी स्मॉल स्टोरीज हैं जिन्हें मैं 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ये है तो स्मॉल स्टोरीज, लेकिन बिलीव मी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आदमी एक लॉयर है और बुरे लोगों को जस्टिस देने के लिए मदद करता है और अभी वो अपने क्लाइंट से मिला है जो कि एक मर्डर केस के लिए इस लॉयर को हायर करता है। ऐसी ही उसकी जॉब है, इवन की सीरियल मर्डर जो 5 साल पुराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सो नो इश्यूज। क्वेश्चन ये है कि ये लॉयर ऐसी गंदी जगह के ऊपर ही क्यों रहता है। बात यह है कि उसे बिजनेस ट्रिप के ऊपर यहाँ पर भेजा गया है और इस डेंजर प्लेस के ऊपर उसे ठहरने के लिए रूम दिया गया। अपने क्लाइंट को बताता है कि वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस एक स्ट्रेंजर सा आदमी लगता है मेरे रूम में आता है। वो क्लाइंट कहता है तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें कहीं होटल में जाके रहना चाहिए। लगता है मुझे इस जगह के ऊपर अब सीसीटीवी कैमरे लगाने ही पड़ेंगे। उसके बाद वही शहर की गलियों में भटकते वक्त वो देखता है कि आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। इससे ज्यादा दुकानें वहाँ पर बंद पड़ी होती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक अजीब सी दुकान दिखती है। इसके बाहर काफी अजीबोगरीब सामान पड़ा था और उसके बाद जब वो उस दुकान के अंदर पहुंचता है तो अंदर से देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का स्वागत करती है। मुझे हैरानी है कि इस जगह के ऊपर कोई लड़की भी काम कर सकती है। मैडम जी आप क्या सीसीटीवी कैमरे सेल करती हैं क्या? और तभी वो लड़की कहती है कि आपको इसे कहाँ पर इंस्टॉल करवाना है? मैं सोच रहा हूँ कि अपने रूम के बाहर हॉल के अंदर लगाना सही रहेगा। तभी वो लड़की कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे वो प्लेस बताएंगे, आप कौन सी जगह पर रहते हैं? हाँ मैं यानागुची अपार्टमेंट की तरफ रहता हूँ। हाँ यानागुची अपार्टमेंट, हाँ ये वही जगह है जहाँ पर लोग ज्यादातर रहना पसंद नहीं करते। उस लॉयर की बात सुनकर उस औरत ने उस सीसीटीवी कैमरे को फ्री में देने के लिए ऑफर किया और उस लॉयर को सिर्फ एक चीज बोलते हुए कहती है कि इस कैमरे को रात में नाइट मोड ऑन मत करना। तुमने उसके बाद भी कुछ भी किया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, बस तुम्हें ये रूल नहीं तोड़ना। ये कहते ही वो सीसीटीवी कैमरे को उसको पकड़ा देती है, लेकिन हमारे लॉयर को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो लॉयर अपने अपार्टमेंट में आकर उन सीसीटीवी कैमरे को खुद से इंस्टॉल करता है। वो अपने घर के हर कोने कोने के अंदर उन्हें इंस्टॉल कर देता है। रात के समय वो सीसीटीवी देखता है तो उसे रूम के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बाहर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिस वजह से वो कैमरे के पीछे वाला बटन जो कि नाइट मोड वाला था वो उसे ऑन कर देता है और उसके बाद वो रूम से बाहर जाता है और उस कैमरे को बाहर फिट करने लग जाता है। हालांकि उस सुंदर मोहतरमा ने मुझे ये कैमरे फ्री में दे दिए, लेकिन मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, सिक्योरिटी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। और सडनली हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई तो खड़ा हुआ है, जिसे देखकर लॉयर एकदम से घबरा जाता है। ओ माय गॉड व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो तुम? पता चलता है कि ये बंदा उसका ही नेबर होता है। उसने कैमरा फिट किया था, वो उसे लगातार उसे घूरता ही रहता है। लंगड़ा आदमी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो लॉयर कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे लगा रहा हूँ हमारे सबकी सेफ्टी के लिए, तुम इतनी देर से मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लेकिन वो लंगड़ा नेबर बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, सीधा अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अब देखा जाए तो लॉयर को भी एक बार शक होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना कोई अच्छा आइडिया था कि नहीं। उसके बाद वो लॉयर खाने के लिए कुछ बाहर से लेकर आता है और जब वो वापस घर आता है तो वो देखते हैं कि उसके रूम की हालत वैसी ही हो चुकी थी जैसे वो पहले होती थी, मतलब कि पूरा सामान बिखरा हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, उस बुड्ढे ने फिर से मेरा सामान खराब कर दिया लगता है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे देखने की तरफ निकल पड़ता है। जब वो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग देख रहा होता है स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है। वो उस वाली टाइमिंग चलाता है जब वो सीसीटीवी कैमरे को फिट कर रहा था। देखता है कि जब वो सीसीटीवी कैमरा फिट कर रहा था उसके पीछे जो नेबर था उसके अंदर से अलग ही
ही एक लाइट आ रही थी, जिसे देखकर लॉयर पूरी तरह से घबरा जाता और एकदम से पीछे हो जाता है। और तभी लॉयर को ऐसा लगता है शायद सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी बड़ी घटिया है, उसका साउंड कुछ लाउड था, शायद इसलिए मैं डर गया। उसके बाद वो आगे देखता है कि वो नेबर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सडनली उसे उस जगह के ऊपर कोई जो चीज दिखती है। जब वो उसके अंदर ध्यान से देखता है तो वो सीधा उसके कैमरे के ऊपर आ जाती है। मेरे ख्याल से दिखने में तो ये एक घोस्ट जैसा लगता है। इनमें सी बात है, लॉयर इसे देख के घबरा जाता है, ये आखिर था क्या। और तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई तो खटखटाता है। जब वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो उस छेद के अंदर से वो देखने की कोशिश करता है, बाहर कोई तो खड़ा है जो शायद उसका नेबर भी हो सकता है। ये शक्ल देखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। लॉयर बस खड़ा उसे देखता ही रहता है। तभी हम पीछे नोटिस करते हैं, पीछे एक काला सा हाथ आ रहा होता है। थोड़ी देर में कुछ ऐसा होता है, उसके घर का सामान उथल पुथल हो जाता है। लॉयर ये सब कुछ देखकर हैरान था कि उसके सारा सामान एक कोने में इकट्ठा हो गया था। ये सब कुछ हुआ कैसे? वो तो रूम के अंदर अकेला ही था। देख वो डर जाता और तभी जल्दी से भागता हुआ सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए जाता है। वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो देख हैरान हो जाता है। उसके रूम के अंदर एक मरी हुई लड़की दिखती है जो कि हवा में उड़ रही थी। देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे घोस्ट आ जाते हैं जो कि उसके सामान को उल्टा पुल्टी कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सब नजारा देखकर अब लॉयर पूरी तरह से घबरा चुका था। उसे अपनी आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या था। तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाज आती है। वो उठ के देखने के लिए जाता है, देखते कि उसका सामान हवा में उड़ रहा होता है। तभी वो जल्दी से भागकर अपने दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसके रूम का दरवाजा ऑलमोस्ट खुलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके रूम के बाहर वही लंगड़ा नेबर खड़ा होता है। नेबर हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो सब घोस्ट उसे जाने नहीं देते। वो उसे अंदर और ज्यादा खींचते ही जाते हैं। देखते देखते उनमें से एक घोस्ट उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। और अब उसके अगले दिन लॉयर की बॉडी मिलती है जिसकी दोनों टांगे कट चुकी थी और आंखें बाहर निकली हुई थी। हमें लोगों की बातचीत से पता चलता है कि एग्जैक्टली 5 साल पहले जैसा हुआ था इस रूम के अंदर। 2004 के अंदर एक किलर था, इसने ये रूम ऑपरेट किया था। ये वही रूम था जहाँ पर लॉयर रहता था। इस रूम के अंदर 5 साल पहले भी एक आदमी रहता था जो कि एक किलर था। वो लोगों को किडनैप करके इस जगह के ऊपर टॉर्चर करता था। पहले सब लोगों ने नेबर के ऊपर शक किया, लेकिन कैमरे से पता चला कि वो तो एक इनोसेंट है। इस घटना के अंदर उसने भी अपनी एक लात खो दी थी। उल्टा वो भी एक विक्टिम बना और 5 साल पहले वो भी मर गया था। और अब हमें आगे पता चलता है कि एंड में वो बंदा पकड़ा गया था जो कि किलर था, लेकिन एक अच्छे लॉयर की वजह से उसे 3 साल की ही सजा हुई। जो पकड़ा गया किलर था उसे मेंटली इल माना गया और 2 साल पहले ही उसे छोड़ दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो वो बंदा था, मतलब कि किलर की तरफ से जो लॉयर हायर किया गया था, उसे उसी रूम के अंदर ठहराया गया। ये उसने पहले लड़ा था जहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए थे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लॉयर था, ये भी 5 साल पुराना केस जो न्यू इसे मिला था वही सुलझाने के लिए आया था। एवरीथिंग इज ह्यूमैनिटी, यही तो कर्मा है। और अब वो सीसीटीवी कैमरे सेल करने वाली लड़की थी। वो उस लॉयर की आत्मा को देखती है और उसकी सोल को पकड़कर एक बुक के अंदर सील कर देती है। और वो कहती है कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। और उसके बाद वो अपनी शॉप की तरफ जाती है और उस शॉप के अंदर एक और रूम होता है। वो उस रूम से होते हुए सीधा सेल्फ की तरफ पहुंचती है और उस सोल वाली बुक को उस सेल्फ के अंदर रख देती है। और हम देखते हैं उस सेल्फ के अंदर बहुत सारी बुक्स लगी होती हैं। मतलब कि ये कोई आखिरी इंसान या पहला इंसान नहीं था। वैसे ही लोगों की आत्माएं अलग अलग तरीके से कैद करती रहती है जो भी दी हुई चीजों से रूल को फॉलो नहीं करता। और अब अगली स्टोरी पे जाने से पहले चलो अब थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं। मेरा नाम है केवांग। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। मैं एक बड़ी मांगा कम्युनिटी बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताता आ रहा था। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक अच्छी मांगा कम्युनिटी बिल्ड कर सकूं और आप सभी को मांगा का लिंक भी प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि कुछ लोगों को मांगा की साइट नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो बंद होती है या तो उनके मांगा के पैनल ज्यादा रफ होते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि ये चैनल सिर्फ मांगा एक्सप्लेन करने के लिए है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो नहीं। हाँ ठीक है, मांगा एक्सप्लेन तो मैं करता हूँ, कहने का मतलब कि मैं मांगा को एक अलग ही नजरिए से देखता हूँ, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं उन कैरेक्टर की डिटेल्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी मांगा की स्टोरी जिनके बारे में ज्यादा लोग बातें करना नहीं पसंद करते। हर बार तुम्हें हॉरर देखने को मिलता है और कुछ अलग ही मिलता है जो मैं हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ। तो तुम जिन G2 या हॉरर मांगा के अंदर फंसे रहोगे तो एक अलग एक्सपीरियंस तो मैं तुम लोगों को इस वीडियो के जरिए करवा ही रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस मांगा कम्युनिटी को थोड़ा बिल्ड करना चाहता हूँ। अब आती है मेन बात, इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में आप मेरी मदद कैसे करेंगे। बस एक छोटा सा काम करना है तुम लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब 10K हो जाएंगे मैं तुम लोगों को हर एक चीज के बारे में डिटेल्स दे दूंगा। आगे मैंने काफी बड़े प्लान्स रखे हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता। देर से उठना, स्कूल जाने के लिए हर कोई देर से उठता है। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसी पावर आए जिससे तुम सबको कंट्रोल कर सको तो वैसे ही इसकी अगली स्टोरी है जो कि इस महावा की ही है। हर एक चैप्टर में एक अलग ही स्टोरी होती है। तो चलो अब चलते हैं इस महावा
हवा की दूसरी स्टोरी के ऊपर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी माँ उसे जगा रही होती है स्कूल जाने के लिए। वो कहती है कि तुम सारा दिन वीडियो गेम्स वगैरह में घुसी रहती हो, रात को लेट नाइट तक जागती हो। वो अपनी माँ के साथ लड़ाई कर कर बिना कुछ खाए स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो देर से स्कूल में पहुंचती है तो उसके दोस्त हंसते हैं, लेकिन वो उसे बुली नहीं करते। लड़की की प्रॉब्लम जैसे पूरी क्लास की प्रॉब्लम ये होती है कि पूरी क्लास के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मियों का सीजन चल रहा होता है और बहुत ज्यादा क्लास में गर्मी होती है, और अगर रूल से वो एसी को ऑन नहीं करते अकॉर्डिंग टू द स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी कि एयर कंडीशनर को जुलाई की स्टार्टिंग में नहीं चला सकते, उसके लिए क्लास की डिसरिस्पेक्ट होगी। चीका सोचती है कि ऐसे तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो डिसीजन लेती है वो एक न्यू रिमोट लेके आएगी जिससे वो इस एसी को ऑन कर देगी। स्कूल के बाद वो मार्केट में रिमोट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वैसे करते ही एक दुकान के अंदर पहुंचती है। शॉप की ओनर उसका वेलकम करती है और ये वही लड़की होती है जो कि हमने पहली स्टोरी के अंदर देखी थी। तो बोलो बच्ची, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे एक लग्जरी एयर कंडीशनर का कंट्रोल रिमोट चाहिए। तभी वो उसे एक रिमोट देती है और उसे कहती है कि तुम इस रिमोट से कुछ भी कंट्रोल कर सकती हो, कुछ चीजों को कंट्रोल मत करना, मैं तो बस तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी। जब मैंने सुना जो उसने बोला, सोचा कि ये कोई स्टूपिड सा जोक है, और अगले दिन वो स्कूल में जाती है और उस रिमोट की वजह से एसी को ऑन भी कर देती है। इससे सभी स्टूडेंट ने उसकी तारीफ की, वो सब जाने खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही अब कुछ दिनों के बाद बाकी के स्टूडेंट भी उसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, जैसे कि उसे खाने के लिए दे रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ पर टीचर आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये एसी चल रहा है। जल्दी से एसी बंद करने की कोशिश करती है। तभी टीचर वो चीका के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो टीचर उसे बहुत ज्यादा डांटता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं। वो टीचर उससे रिमोट मांगता है। तभी चीका कहती है कि ये मेरा रिमोट है, मैं नहीं दे सकती। ये सुनते टीचर को गुस्सा आता है और वो उससे जबरदस्ती वो रिमोट लेने की कोशिश करता है। तभी खींचतानी के अंदर वो रिमोट सीधा टीचर की तरफ पॉइंट होकर क्लिक हो जाता है। ये एकदम से टीचर रुक जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम रख सकती हो। ये कहते ही वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सब स्टूडेंट ये सब कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। तभी चीका सोचती है कि क्या ये सब कुछ रिमोट ने किया, तो बस ये वाला बटन दबाया था। तभी उसको याद आता है कि सोर्थ ने मुझे बोला था कि इस रिमोट से कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है। या उसका मतलब क्या ह्यूमन था? मुझे तो शायद ऐसा लगता था कि वो ऐसा कहना चाहती है कि इस रिमोट से सब एयर कंडीशनर कंट्रोल किए जा सकते हैं, बट दिस रिमोट कंट्रोल है ह्यूमन। क्या मैं सच में लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ इसके जरिए? और तभी वो उस रिमोट को टेस्ट करने के लिए अपनी फ्रेंड को बुलाती है। तुम मेरे लिए खरीद के लेके आओ एक ब्रेड, और उसकी तरफ रिमोट कर बटन क्लिक कर देती है। ये कहते वो चली भी जाती है। और वैसे अब स्कूल के टीचर के ऊपर भी क्लिक करके अपना वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी कैंसिल कर देती है। कभी वो स्कूल के प्रिंसिपल को ब्रेक डांस करने को कहती है, और कभी वो बच्चों को ह्यूमन टावर बनने को कहती है। और अब चीका बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो स्कूल में आराम से पहुंच सकती थी, चाहे वो लेट भी हो जाए उसे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। अब कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं थी, उसके दोस्त उसे फ्री में गिफ्ट देते थे। बड़े लोगों से कैश लेकर उसने आईफोन भी ले लिया, जहाँ पर जब सब बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो आराम से बैठकर फोन चलाती है। स्कूल में उसके अब बहुत अच्छे नंबर भी आने शुरू हो गए। अब एक दिन जब वो स्कूल के बाद अपने घर जाती है तो वो सोचती है कि मैं इस रिमोट से और क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं इससे पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। चीका घर देर से पहुंचती है, तभी उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या तुम कल स्कूल नहीं गई थी? मुझे स्कूल से फोन आया था, मैंने तुम्हें वहाँ भेजने के लिए कितनी मेहनत की और उन पैसों से तुम्हें वहाँ भेजा, और तुम स्कूल से छुट्टियां करके मौज मस्तियां कर रही हो। चीका कहती है मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। उसकी मोम उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो अपनी मोम की तरफ रिमोट कर कहती है कि माइंड योर ओन बिजनेस। ये कहते ही वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। चीका कहीं ना कहीं तो उदास थी। वो सोचती है कि वो अपनी माँ से बात करेगी इस रिमोट के बारे में। तभी चलते चलते उसकी क्लास की लड़कियों का ग्रुप उसे दिखता है। चीका अपनी फ्रेंड को आवाज देती हुई कहती है चलो हम साथ में चलते हैं। वो बिना कुछ सुने रोड को क्रॉस करने लग जाती है। ये कार आती है और सीधा उसे टक्कर लगती है। चीका ये सब कुछ देख के एकदम से सुन हो जाती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। चीका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने रेड लाइट के ऊपर क्यों क्रॉस किया। तभी सभी स्टूडेंट उसके पास पहुंचते हैं और वो वहां पर पहुंच के उस एक्सीडेंट को देखते हैं। वो लोग कहते हैं मरने वाली कोई इंसान नहीं थी, वो एक रोबोट थी। ये सुनकर चीका थोड़ा हैरान थी। पैनिक में आकर वो उन लोगों की तरफ रिमोट को पॉइंट करती है, कहती है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है तुम सब लोग भूल जाओ। तभी वो सभी लोग बिल्कुल रोबोट की तरह बन जाते हैं। चुपचाप वो लोग सब वहाँ से निकल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब चीका अपनी फ्रेंड को उठाकर कचरे के ढेर के पास रख देती है। सॉरी बोलकर वो सीधा स्कूल में आ
जाती है। वो क्लास में आती है तो कोई उसे नहीं डांटता, वो सीधा जाके अपने बेंच पर बैठ जाती है। और अब क्लास में बैठे उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक रोबोट के क्लास में बैठी है कि वो सभी बच्चे बिना कुछ किए बस सीधा टीचर की बातें सुनते ही जा रहे थे। उन लोगों के अंदर कोई भी रिएक्शन और कोई भी भावना नहीं दिख रही थी। और अब चिका को थोड़ा डर लगने लग जाता है, सोचती कि ये सब कुछ रिमोट की वजह से हुआ है। जब वो ऐसा बोलती है तो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ मुड़कर देखने लग जाते हैं। अभी चिका उठकर सीधा क्लास से बाहर भाग जाती है। भागते वक्त वो सोच रही होती है क्या मैंने अपनी मोम को भी रोबोट बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीधा भाग कर अपने घर पे पहुंचती है। जब वो अपनी मोम को देखती है वो भी बिल्कुल रोबोट की तरह बन चुकी थी। उसके अंदर भी सारी भावनाएं और रिएक्शन खत्म हो चुका था। और अब चिका सीधा भागते हुए उसी सेलर के पास जाती है, मतलब कि उस लड़की के पास। तुमने मुझे ये क्या घटिया रिमोट दिया है, अभी की अभी तुम सब कुछ ठीक करो। चिका शॉपकीपर वाली लड़की की तरफ रिमोट कर उसे कहती कि तुम सब कुछ पहले जैसा कर दो। रिमोट की पावर उस सेलर के ऊपर तो काम ही नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रूल को मत तोड़ना। अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए शॉपकीपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सीधी सी बात है, कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला। सुनते ही चिका घबरा जाती है और शॉप से बाहर भागती है। भागते भागते कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ठीक। वो भाग रही होती है तभी उसका पाँव एकदम से फिसल जाता है। शीशे के ऊपर रिमोट को पॉइंट कर बटन दबाती है और कहती है कि आई एम ए ह्यूमन। और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। जो रोबोट होते हैं वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन है। और अब देखते हैं स्कूल की रूफ के ऊपर चिका के शूज पड़े होते हैं। चिका ने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। स्कूल के सभी स्टूडेंट स्कूल के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं। चिका मरी पड़ी होती है बिल्कुल एक रोबोट की तरह, और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता, जैसे कि वो है ही नहीं। इस लड़की का नाम है जीना, जो काफी ज्यादा फेमस है। इसका फेमस होने का कारण है कि इसने टॉप क्लास डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिस वजह से ये देश भर में मशहूर हो चुकी है। चलो अब पीछे चलते हैं कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ। एक दिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बारिश आ रही होती है। उस बारिश के अंदर हम जीना को देखते हैं। इस मार्केट में दिखती है एक ऐसी दुकान जिसके बाहर काफी ज्यादा अजीबोगरीब सामान पड़ा था, और वो सीधा उस शॉप के अंदर चली जाती है। और उस शॉप के अंदर वही औरत होती है जो कि न्यूडल खा रही होती है। ओह, तो तुम्हारा स्वागत है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे लगता है कोई आदमी काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक औरत है। खैर, मुझे एक वीडियो कैमरा चाहिए। ये कहते ही वो उसे एक वीडियो कैमरा दे देती है। इसके कितने पैसे हुए? क्या तुम मुझे प्राइस बताओगी? ना, ये तो फ्री है, तुम फ्री में रख सकती हो। क्या फ्री? मतलब मैं तुम्हें इसके कोई पैसे ना दूंगा, फ्री में रख लूं? बिल्कुल सही, जैसा कि तुमने सुना, ये बिल्कुल फ्री है। यार बस एक सिंपल सा रूल है, बस वो फॉलो कर लो। लेकिन उस रूल के बारे में हमें अभी तो नहीं बताया जाता। चलो हम आगे देखते हैं। उसके बाद जीना उस कैमरे की मदद से फुटेज शूट करने लग जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है। लेकिन सडनली उसके पास से जो कार आती है वो उसके ऊपर पानी उछाल देती है। लेकिन सडनली वो एकदम से पानी के अंदर पहुंच जाती है। पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है, वो डूबती ही जा रही होती है। लेकिन अचानक से उसे होश आता है और वो उस कैमरे को ढूंढने लग जाती है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है, ये पानी इतना गहरा कैसे है। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर सांस कैसे ले पा रही हूँ, क्या मतलब मैं मर चुकी हूँ। और तभी वो कैमरे को उठाकर शूट करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि उसके सामने काफी बड़े सारे मॉन्स्टर हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। बट वो शूट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो काफी लंबे समय तक पानी के अंदर उन्हें शूट करती रहती है। लेकिन तभी उस कैमरे की बैटरी लो हो जाती है और तभी वो अचानक से उस पानी से बाहर आ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। सब कुछ अनक्लियर था, हमारे लिए भी समझना मुश्किल था। उसके बाद वो मार्केट से होती हुई जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में न्यूज़पेपर दिखता है। जब वो न्यूज़पेपर में तारीख देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे कम से कम 3 साल हो चुके हैं। मतलब कि वो 3 साल बाद इस जगह के ऊपर वापस आई है। और जल्दी से भागकर वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका हाउस डिमोलेशन हो गया। 3 साल मतलब 1 मिनट में उसका घर चला गया, जॉब चली गई, उसने सब कुछ लॉस कर लिया। इसलिए वो जल्दी से उसी शॉपकीपर वाली लड़की के पास पहुंचती है। तुमने ये सब क्या किया? मैं 3 साल बाद वापस आ रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट के अंदर 3 साल चले गए मेरा हाउस चला गया, मेरी जॉब चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। पर तुम फिर भी लकी हो इस चीज के लिए। इस कैमरे की मदद से उस वाटर के अंदर से कोई भी वापस नहीं आता। तो तुम मानती हो ना, ये सब कुछ तुम्हारा ही काम है ना? तूने इस कैमरे के साथ क्या किया है? पानी में जाने की वजह से ये कैमरा इंसानों को एक अलग ही वर्ल्ड की डीप सी में जोड़ देता है। और तुम उस वक्त उस जगह के ऊपर ही थी। बट वापस आने के लिए कैमरे की पावर ऑफ होनी पड़ती है। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम फ्लो अलग है उस वर्ल्ड का। इस घटिया सी बात का कोई सेंस है? कौन ही बिलीव करेगा इस बात पर? मैंने तुम्हें
तुम्हें वार्न नहीं किया था कि इसे पानी के ऊपर यूज मत करना, इसमें सब तुम्हारी गलती है। खुशी बनाओ कि ये जिंदगी तुम्हें वापस मिल गई, लक कभी दोबारा नहीं आता। और लक के बारे में सेलर ने बिल्कुल सही बोला था। सच में अब जीना उस फुटेज को फिर से शूट करती है जैसे कि उसने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई और पूरी कंट्री में फेमस हो गई थी। जैसे लोग कहते हैं ना, हैबिट हो जाती है, बस वैसे ही पैसा और फेम पाने के लिए मतलब कि और ज्यादा चाहिए, उसके पैसों के लालच ने फिर से शूट करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लोगों के अंदर उसका क्रेज अब कम होता चला गया और अब वो भी बोर हो चुकी थी और उसे अब और कुछ शूट करना है। और अब वो पानी में फिर से जंप करती है उस कैमरे के साथ और हम पुल के ऊपर देखते हैं वही औरत खड़ी होती है छाता लेकर और जीना को ही देख रही होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। इस बार वो पानी के अंदर काफी अंदर तक जाती है और उसे वहाँ पर काफी अच्छे मॉन्स्टर जो मछली के रूप में होते हैं दिखते हैं और उसे वहाँ पर एक मर्मेड भी दिखती है। वो उसे और ज्यादा क्लोज से शूट करना चाहती थी। शूट करने के चक्कर में वो सामने तो बिल्कुल देखती ही नहीं है और देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सारा मॉन्स्टर देख रहा होता है उससे ही, जो कि वहाँ की छोटी मछलियों को खा रहा होता है। तब जीना का वहाँ पर ध्यान जाता, तब तक वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उसे उस पानी के अंदर ही मतलब कि अपने मुंह के अंदर उसे खींच लेता है। जीना को उसकी बात याद आती है कि वापस आने के लिए बस कैमरे को ऑफ करना है और इस वर्ल्ड से बाहर आ सकते हैं। बट जब वो कैमरा ऑफ करने लगती है तो उसके हाथ से वो कैमरा फिसल जाता है, लेकिन लक की वजह से वो कैमरे का बटन क्लिक तो हो ही जाता है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाने से पहले। और अब जीना वापस आ गई अपने वर्ल्ड में। बट कितना साल गुजर गया जब अर्थ पे जब वो वापस आई थी। ऐसे ही लक कभी दोबारा नहीं आता, रूल फॉलो करना जरूरी होता है।